नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। और आज हम चर्चा करेंगे असम में हो रही हिंसा को लेकर के। असम एक बार फिर से हिंसा की चपेट में है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मासूमों का कत्ल किया जा रहा है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई डरा और सहमा हुआ है। अपनी जान बचाने के लिए असमवासी इधर उधर छुपने का ठिकाना ढूंढ रहे हैं। अब तक न जाने कितनों को मौत की नींद सुला चुके हैं बोडो उग्रवादी। असम के मौजूदा हालात की गंभीरता को भांपते हुए बोडो उग्रवादियों के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त हो गई है। उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया गया है। क्या है ऑपरेशन ऑल आउट और किस तरह से बोडो उग्रवादियों ने असम में नरसंहार मचाया हुआ है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पूर्वोत्तर से होगा उग्रवाद का सफाया। बोडो उग्रवादियों के खिलाफ एक्शन में सरकार। आदिवासियों को मिलेगी सुरक्षा। भूटान से भी खदेड़े जाएंगे उग्रवादी। शुरू हुआ ऑपरेशन ऑल आउट। असम के आदिवासी एनडीएफबी यानी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के निशाने पर है। असम के आदिवासी एनडीएफबी यानी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के निशाने पर हैं। इस उग्रवादी संगठन ने कोकराझार में इस कदर कत्लेआम किया है कि न बच्चों को बख्शा और न ही महिलाओं को। उग्रवादियों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। मरने वालों का आंकड़ा 75 के पार पहुंच चुका है। सारी कोशिशें करने के बाद भी नरसंहार जारी है। बोडो उग्रवादी घरों में घुसकर लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। डर की वजह से लोग शिविरों में रहने पर मजबूर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत एनडीएफबी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। सरकार ने गंभीरता को भांपते हुए जांच के आदेश एनआईए को दिए हैं और सुरक्षा एजेंसियों को ऑपरेशन ऑल आउट की इजाजत दे दी गई है। उग्रवादियों के खिलाफ सख्ती बरतने के फैसले का असर दूरगामी होगा। तत्काल उन 75 उग्रवादियों की पहचान कर ली गई है जो आदिवासियों पर कहर बनकर टूटे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बिना वक्त गंवाए भूटान सरकार से बात कर ली। सेना अध्यक्ष को सभी जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं। गृह मंत्री ने इस मसले पर कहा, एनडीएफबी द्वारा किए गए हमलों की जांच एनआईए करेगी और उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो असम सरकार की मदद सेना करेगी। आपको बताते हैं कौन है एनडीएफबी। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में काफी समय से अलग राज्य की मांग, अलग पहचान के मुद्दे और जातीय मुद्दों पर हिंसा भड़कती रही है। इससे पहले भी बोडो चरमपंथी स्थानीय आदिवासियों और कुछ मुसलमानों को निशाना बनाते रहे हैं। ऐसे एक हमले में कोकराझार और बक्सर जिले में 32 लोगों को मार दिया गया था। इसके अलावा बांसवाड़ी में हुई एक वारदात में 100 से ज्यादा मुसलमान प्रवासी मारे गए थे। बोडो लोगों की इस समय एक स्वायत्तशासी परिषद है जिसे बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट चलाती है, मगर प्रवासियों के वहां जमीन लेने पर लोगों में खासा असंतोष है। लोग चाहते हैं कि जिस जमीन पर आदिवासी हैं वो वहां से हट जाएं। ये भी एक कारण हो सकता है। एक बड़ा कारण बदले की कार्रवाई भी हो सकती है। जिस तरह के हालात असम में बने हुए हैं, इसके पीछे आर्थिक कारण कम और आतंक फैलाने के संकेत ज्यादा लगते हैं, क्योंकि इससे पहले भी असम में मुसलमानों और बोडो के बीच हिंसक संघर्ष हुआ है। आदिवासियों को निशाना बनाने की मिसालें कम रही हैं। बोडो इलाके में 20 साल पहले जब ऐसी वारदात हुई थी तो उसमें संथाल आदिवासियों को निशाना बनाया गया था। वो आदिवासी अभी भी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं और ये एक अनसुलझा विवाद है। असम में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उग्रवादी संगठन अपने पैर पसारते जा रहे हैं और बलि मासूमों की ली जा रही है। ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर दिया गया है। सवाल ये है कि अगर ऑपरेशन ऑल आउट सफल रहा तो क्या सरकार ऐसा ऑपरेशन माओवादियों के खिलाफ चलाएगी? असम करीब 3 करोड़ की आबादी में बोडो समुदाय की 10% हिस्सेदारी है।
इतने बड़े समुदाय को नाराज कर उनके वोट गंवाना क्या कोई सरकार चाहेगी? ऐसे कई और भी सवाल हैं जिनका इंतजार तब तक रहेगा जब तक ये ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि राज्य की कांग्रेस सरकार पर यही आरोप लगता रहा है कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से वो बोडो उग्रवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से हिचकती है। Yes, we will not allow, and you have seen how our police has been active. We have given clear instruction. Yes, there is a big move for different sources to destabilize this part of the. विपनेश माथुर, चैनल 1 न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से असम के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और अब उग्रवादियों का सफाया करने के सिवाय केंद्र सरकार को कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ऑपरेशन ऑल आउट शुरू करने का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया। बहरहाल इस अहम मुद्दे पर आज हम न्यूजीलैंड में चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता अशोक सिंह मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता दुष्यंत शर्मा मौजूद हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी आर.के. सिंह मौजूद हैं हमारे साथ, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रंजन जी में भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं पुष्प रंजन जी आपसे जानना चाहूँगा कि जो सरकार ने फैसला किया है कि ऑल आउट ऑपरेशन, और सुबह सेना अध्यक्ष गृहमंत्री से मिले थे, इस पूरे मसले पर बातचीत भी हुई है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये वक्त की ज़रूरत है और सही फैसला है? देखिए, दो चार चीज़ें हैं। एक तो असम में चुनाव होने वाला है 2016 में, और नाम इसका बड़ा अजीब सा है। ऑल आउट जो है, मच्छर को भगाने के लिए कंपनी है जिसने उसका ब्रांड है ऑल आउट, आपको ध्यान में होगा जी। तो ये भी बड़ा सोच समझ के पता नहीं कैसे नाम दिया गया है ऑल आउट का। तो एक तो सिंबॉलिक ये नाम जो भी इसका। दूसरा ये कि अभी सुषमा, मैं सुन रहा था आपकी रिपोर्ट भी सुन रहा था, तो उसमें सुषमा जी ने भूटान की सरकार से बात की है। ये जो इनका एरिया है बोडो वालों का, उनका सिर्फ भूटान ही नहीं है। भूटान में ऑपरेशन एक बार हुआ था 2003 में, जब यहाँ पर भाजपा की सरकार थी संयोग से, और भूटान नरेश की जिग्मे सिंह ये वांगचुक ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को सूचना भी दी थी कि 12 कैंपों को हमने ध्वस्त कर दिया है वहाँ पर। लेकिन उस दौरान वहाँ के सारे अतिवादी, जिसमें परेश बरुआ भी अतिवादी था, जो इनका हेड था बल्कि बोडो का, वो बोडो का नहीं, वो अल्फ़ा का था। तो उस समय परेश बरुआ और पूरा ग्रुप वहाँ से निकल के बांग्लादेश शिफ्ट कर गया। वहाँ से म्यांमार, बांग्लादेश, ये दो और हमारे पड़ोसी देश हैं जहाँ पर इनके ठिकाने हैं। तो सुषमा जी ने बाकी ये दो पड़ोसियों से क्यों नहीं बात की, ये भी एक प्रश्न इस यहाँ बनता है। दूसरा कि किस दर से आप नाकेबंदी, 8 ज़िले हैं वहाँ पर, 8 ज़िलों की नाकेबंदी, इस पर हम फिर बहस करेंगे कौन कौन से वो ज़िले हैं, और क्या राज्य सरकार इसके लिए काबिल नहीं थी, क्या केंद्र सरकार को इसकी सूचना पहले से नहीं थी, क्योंकि वहाँ जो अधिकारी हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया था। असम के जो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं एस.एन. सिंह, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बयान दिया कि हमें सूचना थी कि उस इलाके में कांड होना है। उस इलाके में पहले से ही खुफिया सूचना केंद्र सरकार को भी भेजी गई थी और राज्य सरकार को भी सूचना थी। क्यों नहीं ऑपरेशन हुआ उस समय, और क्या सेना के हवाले ये ऑपरेशन करना ज़रूरी था पाकिस्तान की तर्ज पर, या पैरामिलिट्री फोर्स से हम काम चला सकते थे? राज्य सरकार की जो इकाइयां हैं, फोर्स है, उससे हम काम चला सकते थे। ऑफ कोर्स हम सेना का सहयोग दूसरे मायने में ले सकते थे जो बॉर्डर वाले इलाके हैं। तो ये तमाम प्रश्न तो उठेंगे और हमारे आर.के. सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सरकार ने फैसला किया है, और अचानक मेरे ख्याल में किसी को उम्मीद भी नहीं रही होगी कि अचानक सरकार इतना सख्त फैसला लेगी। इससे पहले अभी नक्सलवादी एक अटैक हुआ था, उसके बाद इस तरह का फैसला नहीं आया, लेकिन असम को लेकर इस तरह का फैसला आया है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, ये मायने तो पुलिस अधिकारी नहीं बता पाएंगे, पॉलिटिकल डिसीजन है। और लेकिन जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, नॉर्थ ईस्ट आज से नहीं बरसों से परेशानी झेल रहा है, और वहाँ पर बहुत से एक्टिव ग्रुप्स हैं जिनको हम आज तक उनको ख़त्म नहीं कर पाए हैं। और परेश बरुआ तो चीफ है उल्फा का, और वो बैठा हुआ है म्यांमार में। कभी वो बांग्लादेश भी आ जाता है चुपचाप और चला जाता है म्यांमार में। और भूटान में जो ये लोग का मेन है वो इनका बोडो का,
वो भूटान और अरुणाचल प्रदेश में ये लोग छिप जाते हैं, क्योंकि उनका जो बॉर्डरिंग एरिया है वो काफ़ी थिकली जंगल बहुत है, थिक जंगल बहुत है और मेरे ख्याल में फेंसिंग वगैरह भी प्रॉपर तरीके से नहीं तो संभव ही नहीं है वहाँ हाँ पर। संभव नहीं है, तो इसलिए ये लोग छिप जाते हैं। बट मेरा मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट को विल दिखाना पड़ेगा, अपनी इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी, क्योंकि पंजाब उनसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है। हमने पंजाब में भी नौकरी की है, पंजाब बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन इच्छा शक्ति वहाँ चीफ थे KPS गिल और बेअंत सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो इन लोगों की जुगलबंदी इतनी अच्छी रही कि और इच्छा शक्ति थी, तो वो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर पाए। तो जब तक यहाँ भी राज्य सरकार को भी इच्छा शक्ति दिखानी होगी, बिना उसके संभव नहीं है। अशोक जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगा कि ये फैसला सरकार ने जो किया, ये इतना ज़रूरी क्यों लगा सरकार को कि ऑपरेशन ऑल आउट टाइप का चलाया जाए? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल आपका कोई एजेंडा है, या सिर्फ जो समस्या है उससे निपटने का सिर्फ एक यही तरीका है? देखिए, अगर हम हर मामले पे पॉलिटिकल रिव्यू देखेंगे तो फिर गलत है। और केंद्र सरकार ने पहले ही सभी राज्यों को अलर्ट कर रखा है कि 26 जनवरी तक बहुत सारी जगहों पे ऐसी घटनाएँ हो सकती है। पेशावर की जो घटना है उसके लेके भी, और जो नक्सल गतिविधियाँ जो हमारे देश में चल रही है उसको लेके भी, और बोड़ो को भी लेके। जहाँ तक अभी पुष्कर जी कह रहे थे कि ऑल आउट मच्छर, पुष्परंजन जी, ऑल आउट का मतलब होता है कि एक तरह से सफाया करना भी होता है और सब कुछ साफ कर देना। हाँ, तो चूँकि देखिए सरकार का जो स्टैंड है, चाहे वो सीज फायर के प्रति हो, चाहे पाकिस्तान के प्रति हो, जम्मू कश्मीर के प्रति हो, चाहे वो अन्य राज्यों में, कई राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, वहाँ पे जो नक्सलवादी गतिविधियाँ हैं, इनसे हम लोगों ने कई बार अपील किया है कि वो लोग अपने हथियार को डालें और मुख्यधारा में आए। और निश्चित रूप से हर सरकार चाहती है कि अगर जो लोग भटक गए वो मुख्यधारा में आए, और नहीं आते हैं तो फिर उनके लिए एक कार्रवाई करनी पड़ेगी, और सरकार उनके लिए भी प्लान कर रही है। हम नक्सलवाद से भी बहुत गंभीर तरीके से जूझ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक अच्छा प्लानिंग तैयार करने का एक प्रयास किया है, उसके लिए भी कर रहे हैं। अब ये शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होनी थी, और शुरुआत हुई है। शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी थी और शुरुआत असम से हो रही है। दुष्यंत जी, किस तरह से आप इस सरकार के फैसले को देखते हैं? सरकार आपकी पार्टी की वहाँ पर है, लगातार आपकी पार्टी की सरकार चल रही है, मेरे ख्याल में अब 15 साल हो जाएंगे तरुण गोगोई को मुख्यमंत्री बने हुए। 15 साल। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? सरकार, आपकी सरकार चूँकि नाकाम रही है इस सबको रोकने के लिए, या उसके अंदर विल पावर की कमी है, इसलिए केंद्र सरकार को पहल करते हुए सेना के हवाले वो इलाका करना पड़ रहा है? ये देखिए, जो असम है, असम में जातीय हिंसा रही है, और वहाँ मुस्लिम समुदाय में और आदिवासियों में, बोडोज़ में आपस में मनमुटाव भी रहा है, और उनमें काफ़ी आपस में झड़पें होती रहती हैं। इसकी मुख्य वजह वहाँ की सामाजिक जटिलता भी है, और संसाधनों पर जो कुछ हुआ है, अधिकार का ये कोई झड़प का मामला नहीं है। अच्छा भाई, इतने बड़े पैमाने पे लोगों को आके मार देना, ये झड़प नहीं है, ये सीधे सीधे मैसाकर है। मैं वहीं आ रहा हूँ कि वहाँ की जो संसाधन है, उन पर ज़मीन का पे कब्ज़ों का मामला भी है, जो वहाँ के लोगों का जो मेन समस्या उनकी वही है। अच्छा, दूसरा एक और भी चीज़ है कि ये जो हमारी जो एजेंसीज़ थी, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ थी, उन्होंने टाइम से केंद्र सरकार को बताया कि वहाँ जगह भी उन्होंने चिन्हित की कि वहाँ ये ऐसे हमले हो सकते हैं। और जब वो 78 लोग मारे गए, तब केंद्र सरकार को की नींद उठी, और नींद उठ के वो सीधे गए वहाँ पे, जाके उन्होंने ये ऐलान किया कि हम प्रदेश सरकार क्यों सो रही थी आपकी? सवाल तो उठता है, प्रदेश सरकार तक क्या जानकारी नहीं पहुंची, या केंद्र के पास सीधे जानकारी पहुंची और प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने नहीं दी? मैं अपनी बात बताइए। वो केंद्र सरकार की नींद जगी, और वो जाके उन्होंने वहाँ पे ये बात कही कि भाई हम इसको सेना के हवाले करेंगे, इस तरह का मैसेज दिया। देखिए, एक तो बात एक और है, वहाँ समस्या तो है ही, लेकिन वो समस्या इतनी बड़ी भी नहीं है कि वहाँ सेना के हवाले किया जाए, क्योंकि वहाँ दूसरी फोर्सेज भी हैं, छोटी फोर्सेज भी हैं। आप कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट है, पहले भी वहाँ आपस में कोऑर्डिनेशन होता रहा है, लेकिन अपने ही देश के लोगों के खिलाफ आप पाकिस्तान की तर्ज पर अगर सेना इस्तेमाल करेंगे तो ये कोई अच्छा कदम नहीं है। आम तौर से जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी स्ट्रेटेजी रही है कि जहाँ जहाँ इलेक्शन प्रस्तावित रहे हैं वहाँ इस तरह की हरकतें करते रहें, और इस तरह के हालात पैदा करते रहें, या तो उग्रवाद फैलाएंगे, या लड़ाई झगड़ा पैदा करेंगे, या देश में इस तरह का माहौल बनाएंगे कि भाई वहाँ बहुत ज़रूरत है और सेना लगा दीजिए और सबको आप ऑल आउट करा दीजिए। तो ये जो तरीका है केंद्र सरकार का, ये ठीक नहीं है। कम से कम उनको से जो स्टेट गवर्नमेंट से जैसे उन्होंने बात की है
तो स्टेट गवर्नमेंट को अपने उसमें लें, उनको पहले भी ऐसा नहीं है कि आज कोई नई बात तो जाहिर सी पहले बात से है, हो रहा अगर मान लीजिए तो- सेना के हवाले भी किया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट के को तो विश्वास में लिया ही जाएगा। और आज आप ही की पार्टी के बड़े नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद, और शायद असम के इंचार्ज भी वो हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई हम अगर ऐसी बात है तो हमारी राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी। हाँ, तो सहयोग करेंगे हम लोग, पूरी राज्य सरकार भी सहयोग करेगी, राज्य सरकार सहयोग करने को तैयार है। तरुण गोगोई साहब खुद बड़े संजीदा आदमी हैं, पुराने सीनियर आदमी हैं, तो एकदम फोर्स को देना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा उस पर गौर करना चाहिए। आप NIA वहाँ लगा रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, NIA तो जांच करने के लिए है। आप उनकी रिपोर्ट लीजिए, उसके बाद आप सेना की बात करिए। एकदम इस तरह का माहौल देश में बना देना, ये कितना मतलब दर्दनाक बात है कि अपने ही लोगों पे आप सेना की बात कर रहे हैं। जी अशोक जी बताइए। मुझे तो बहुत दुख, पता नहीं क्या कांग्रेस के मित्र सोच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। उग्रवादी की कोई जाति नहीं होती है, ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, ना वो राजपूत है, ना ब्राह्मण है। अगर नक्सलवाद है तो हमारे देश के अंदर ही है, हमारे देश के लोग ही हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, हमारे CRPF के लोगों को मारते हैं, हमारे मासूम गरीबों को मारते हैं, ग्रामीण वासियों को मारते हैं, आदिवासियों को मारते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है। अब इसको इस आड़ में लेना कि भाई बोलो ये है और वो है, नहीं करना चाहिए। मुझे इनका समझ में नहीं आता कि इनका नहीं वो ये नहीं कह रहे कि नहीं करना चाहिए, इनका जो ये वो कह रहे हैं कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। जल्दीबाजी तो कोई ऐसा नहीं है, जल्दबाजी में और राजनीति से प्रेरित है, राजनीतिक कदम है। अभी वो अब आप बोल रहे थे तो मेरी बात सुन लीजिए। थोड़ा मैं भी बोला बीच में इसलिए कि आप बोल गए थे, तो मैं आपको साफ साफ कर दूं कि ये राजनीति से प्रेरित कदम है। और इतनी जल्दबाजी में अपने देश के लोगों के खिलाफ अपनी सेना को इस्तेमाल करना कोई समझदारी नहीं है। कम से कम NIA की जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, वहाँ सामंजस्य बिठाइए। हमने पहले भी बात की है सरकारों से, 20-25 साल से हम बात कर रहे हैं, हमने उसको शांत भी किया है। आप जो कहना चाहते हैं मुझे लगता है कि आप रहे हैं, ये कोई अच्छा कदम नहीं है। ठीक अशोक जी बताइए। दुष्यंत जी जरा सुन लीजिए। जी बोलिए। आपने 2-3 बातों को बड़ी प्रमुखता से कहा। एक तो कहा कि अपने देश के अंदर ही अपने सेना को हथियार नहीं उठाना चाहिए, और फिर आपने कहा कि केंद्र सरकार को पहले सचेत हो जाना चाहिए। मुझे ये लगता है कि स्टेट के अंदर में भी एक सरकार होती है जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने जो स्टेट में लोग रहते हैं उनके जीवन की माल की रक्षा की जाए। वो पहली बात तो वो सरकार फेल रही है। नंबर 2, सेंट्रल सरकार की भी जिम्मेदारियां थी, उन्होंने अलर्ट किया हुआ है 26 तारीख तक पूरे सभी भारत में जितने राज्य सरकार हैं सबका अलर्ट किया हुआ है कि आतंकवादी कोई भी घटनाएं हो सकती हैं और इस पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात, आपकी जो सरकार थी वो इस मामले में फेल रही, और ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 32 लोग मार दिए गए, उससे पहले भी 100 लोग मार दिए गए, और ये पहली घटना नहीं है कि केंद्र सरकार उठी और जाके आक्रमण करने की स्थिति में है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे बहुत पर्याप्त समय मिला है, और ये इस इंतजार में हम बैठे रहे कि स्टेट की सरकार हमको परमिशन देगी तो हम करेंगे। ये जितने आपकी जिम्मेदारी बनती है उतनी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, और देश में सुरक्षा व्यवस्था देने की जिम्मेदारी हमारी भी है। ये एक भारत का मामला नहीं है, वो इंटरनेशनल मामला जुड़ा हुआ है हमारे यहाँ जहाँ पे भी है। अब देखिए नक्सलवाद का विषय है, नक्सलवाद में हमारे जो CRPF के लोग हैं वो मारे जाते हैं, BSF के लोग मारे जाते हैं, स्थानीय पुलिस मारी जाती है, और हम उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें, ये समझ के ना करें कि भाई वो चूंकि एक संगठन के द्वारा भ्रमित हुए लोग हैं, तो देखिए कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, ये तो रोकना पड़ेगा, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और ये संरक्षण देने का काम वो कांग्रेस की सरकार में होगी, भाजपा और एनडीए की सरकार में नहीं होने वाली है। यहाँ जो कार्रवाई तो करेंगे, चाहे आप कार्रवाई करें, लेकिन जम्मू कश्मीर पर करना पड़े या आप कार्रवाई करें, लेकिन कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करें। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पूरी रिपोर्ट थी कि उस इलाके में क्या चल रहा है, उनके पास इलाके भी चिन्हित थे कि उन इलाकों में हिंसा होने वाली है, तो वो क्या इंतजार कर रहे थे कि वहाँ 78 लोग मरे? नहीं क्या सेंट्रल आप करें, तो आप लोग कम से कम आपको ये करना, बहुत अहम मसला है ये, बहुत अशोक जी ये बहुत अहम मसला है, बहुत संजीदा मसला है, संवेदनशील इशू है। हम इस पे RK सिंह साहब से समझना चाहेंगे। RK सिंह साहब, जो ये खुफिया जानकारी का आदान प्रदान को लेके के हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि साहब केंद्र सरकार कहती है हमने राज्य सरकार को बता दिया था, राज्य सरकार कहती साहब हमें स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिली थी, और हमेशा घटना के बाद 24 घंटे बाद 48 घंटे बाद ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है कि भाई खुफिया IB के पास जानकारी थी, लोकल पुलिस के पास थी। तो ये क्या है आखिर, जानकारी इकट्ठा करके उसका जो रूट है वो क्या होता है? देखिए, जानकारी इकट्ठा करना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, स्टेट की जिम्मेवारी है और सेंटर की जिम्मेवारी।
सेंटर के पास जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, वो अपने MHA के थ्रू स्टेट को दे देती हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अल्टीमेटली स्टेट को ही एक्शन लेना पड़ता है, और जितनी फोर्सेस हैं सेंटर की वो स्टेट के हवाले की जाती हैं, न कि वो डायरेक्टली सेंटर जो है उनको कोई आदेश नहीं दे सकता है। वो इंफॉर्मेशन रूट थ्रू होती है स्टेट गवर्नमेंट पे। तो वहाँ पर जो भी कार्रवाई होनी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन। तो मैंने जैसा आपको पहले कहा कि इच्छा शक्ति की कमी है हमारे स्टेट्स में। जहाँ अगर इच्छा शक्ति होगी, और पुलिस भी ड्यूअल रोल खेलती है हमेशा, वो अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने के लिए उनकी इच्छा के अनुसार बात रखेंगे, बात करेंगे, और वो जैसा चाहे वैसा करेंगे। इस तरह के मैनिपुलेशंस बहुत चलते हैं। साथ काम करते हुए एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, समझता है कि बॉस क्या चाहता है। यस, हमारे जो पॉलिटिकल आका हैं वो चाहते क्या है, उसी हिसाब से दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग लॉ एंड ऑर्डर स्मूथ एंड क्लियर, और या उनकी कोई इम्प्रूवमेंट हो, ऐसा कुछ नहीं उनके दिलो दिमाग में। उनके दिलो दिमाग में बॉस खुश रहे, मेरा पॉलिटिकल बॉस जो है वो जो चाहता है वही वो करते हैं, वो करता है। पुष्पेंद्र जी जो बताया साहब, दोनों की जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी। अच्छा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जानकारी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र को देगी, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। आपको क्या लगता है कि ये जानकारियों का जो अभाव है, आदान प्रदान है, जो भी ये बात तो आ रही है साहब केंद्र सरकार को जानकारी थी, लेकिन ये बात नहीं आ रही है कि साहब केंद्र सरकार को जानकारी थी तो इस स्पेसिफिक घटना की जानकारी राज्य सरकार को दी गई या नहीं दी गई? जनरल जो एक इन्फॉर्मेशन है भाई 26 जनवरी तक सब लोग सतर्क रहें, तो इंडिविजुअल लेवल पे सब लोग सतर्क हैं, वो एक अलग बात हुई। नहीं, मैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बहुत कमी होती है। मैं इसी पे आ रहा हूं। ये जो आईबी भी देता है इंफॉर्मेशन, ये बड़ा गोलमोल सा इंफॉर्मेशन देता है जी, और इस पे कई बार स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कभी नहीं देते। जो आईजी समिट हर साल होता है देश भर के, आईजी समिट के अलावा चीफ मिनिस्टर समिट होता है, कई बार बात उठती है, लेकिन इस बात पे जोर दिया जाता है कि जब जानकारी मिले तो उसे स्पेसिफिक जानकारी दी जाए, लेकिन वो स्पेसिफिक जानकारी अभी भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। इस मामले में स्पेसिफिक जानकारी दी गई थी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, सिंह साहब तो बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर रहे हैं, तो इन्हें भी पता होगा कि बॉर्डरिंग एरिया जो होता है वहाँ 3 तरह की एजेंसियाँ मेनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले, सेंट्रल इंटेलिजेंस वाले, और स्टेट का तो जो अपना नेटवर्क, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी एंड लोकल पुलिस। कम से कम एमआई वाले तुरंत रिपोर्ट करते हैं जी, उनकी रिपोर्ट थ्रू स्टेट गवर्नमेंट नहीं आती है। तो केंद्र सरकार को सेंट्रल से यहाँ जो सेक्रेटरीट है आपका, वहाँ पर सूचनाएं पहुँच जाती है एमआई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू। यहाँ पर जो ऑपरेशन चल रहा था नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के खिलाफ, जो ऑपरेशन चल रहा था, सोंगविजीत गुटेक है वहाँ पर, जो इससे समझौते से ये तैयार नहीं था कि भाई जो 8 जिले हैं वहाँ से उनकी शर्त थी कि पूरा का पूरा आप सफाया कीजिए, जो नॉन बोडो आबादी है उसको साफ कीजिए, और हमें अपना स्वायत्त प्रदेश चाहिए। इसको लेके इनका आंदोलन चल रहा था, इनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था। एक और गुट है वहाँ पर, बोडो सिक्योरिटी फोर्स, उसका नेता है रंजन दाइमेरी। ये दोनों वहाँ पर एक्टिव थे, और सोंगविजीत गुट के 3 लोग मारे गए थे पिछले हफ्ते ही, जब ये ऑपरेशन चल रहा था। उस मारे जाने के दौरान ही ये खबर यहाँ पर आई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। जो सज्जन और डेस्क डील करते हैं, संजोग से वो हमारे जेएनयू के ही पुराने साथी हैं, आईपीएस हैं यहाँ पर, नाम अभी मैं ओपन नहीं करना चाहूँगा। तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया ऑफ द रिकॉर्ड की सूचना में थी कि स्पेसिफिक इस इलाके में हिंसा होनी है, उसका 26 जनवरी से कोई लेना देना नहीं जी। तो यहाँ लापरवाही हुई है, चूक हुई है, इसे मान लेना चाहिए सरकार को भी। किस लेवल पर हुई है कि स्टेट गवर्नमेंट के लेवल में? अगर स्टेट गवर्नमेंट शिथिल है इस मामले में, तो केंद्र को चाहिए था कि हम आपको वहाँ पर फोर्स दिल्ली से भेजना नहीं है। ऑलरेडी फोर्स बहुत है, फोर्स की कमी नहीं, फोर्स की कोई कमी नहीं है, कमी है इच्छा शक्ति की। आप चाह रहे हैं कि वहाँ पर आग लगे, पके खूब, और आप ये साबित करना चाहेंगे कि केंद्र सरकार जो है तुरंत एक्शन लेने के तत्पर है, राज्य सरकार शिथिल रही है, प्रोएक्टिव। मारा कौन गया? 75 वो निर्दोष लोग मारे गए, इनका कोई लेना देना नहीं होता इन सब चीज़ों से जी। वो आम लोग होते हैं, आम आदिवासी होते हैं, जो चाय बागानों में काम करते हैं या वहाँ छोटे मोटे मजदूरी जो करते हुए बहुत छोटे लोग हैं वो मारे गए, जिनका इस राजनीति से, इस हिंसा बदले की कार्रवाई से कोई लेना देना। चलिए पुष्पेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया कि सरकार के पास स्पेसिफिक जानकारी होने के बावजूद इस हिंसा को रोका नहीं जा सका, और फिर जो
प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते थे रोकथाम के लिए, वो सरकार ने नहीं किए, या गलती से नहीं हो पाई या जानबूझ के नहीं किया, बहरहाल एक बड़ा सवाल है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं ऑपरेशन ऑल आउट पर, और हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। तो सिंह साहब, जो अभी बात उठाई पुष्परंजन जी ने काफ़ी डिटेल में बताया कि वहाँ से इन्फॉर्मेशन थी, स्पेसिफिक जानकारी थी। तो ऐसी पोजीशन में कि जब आपके पास अपने सोर्सेस से, चाहे वो आईबी के सोर्सेस से हो, चाहे वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के सोर्सेस से हो, या लोकल पुलिस के सोर्सेस से, जब आपके पास जानकारी है, जाहिर सी बात है मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईबी की रिपोर्टिंग सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके पास जानकारी है तो उस घटना को आप कैसे RAW भी होता है, मैं भूल गया था उसमें। जानकारी अगर होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काम करने का तौर तरीका है, मैं स्टेट और सेंटर की बात कर रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट्स में भले ही थोड़ा सा मैनिपुलेशन होता है पॉलिटिकल बॉसेस को देखते हुए, सेंटर में ऐसा मैनिपुलेशन नहीं होता है। अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो इन्होंने ज़रूर पास ऑन किया होगा, क्योंकि जिम्मेवारी यहाँ कोई अपने सिर पे रखना नहीं चाहता है जी। तो अगर MHA के पास इन्फॉर्मेशन आई होगी तो उन्होंने ज़रूर कन्वे कर दिया होगा। अब किस लेवल पे कहाँ गया वो मुझे नहीं मालूम जी। लेकिन होता क्या है कि कई बार स्टेट गवर्नमेंट में लोग मैनिपुलेशन के सिलसिले में ये कह देते हैं कि साहब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं था, आपको टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन नहीं था, पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन, ये सब बातें जी बाद में आती हैं। हाँ, और तो इससे नुकसान हो जाता है। नुकसान हो जाता है, जैसे कि नुकसान हुआ जी। मतलब कुल मिला के मसला ये है कि इस हमले को, इस कत्लेआम को रोका जा सकता था। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान के हर पॉलिटिकल पार्टी और हर एडमिनिस्ट्रेशन को, कि हम अपने देश के बारे में पहले सोचें फिर कुछ और सोचें, तो ये सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे। हमारा नॉर्थ ईस्ट जल रहा है। मैं जब से नौकरी ज्वाइन किया हूँ तब से मेरी पहली पोस्टिंग नागालैंड की थी, और हमने देखा कि वहाँ बुरी हालत उस समय ही थी। हम लोग गोलियों के बीच से गुजर के जाया करते थे, और उल्फा वगैरह के आ जाने के बाद तो पूरा आसाम ही जल चुका है। मतलब आप बंगाल से एंटर करें तो आप गोलियों के बीच ही ट्रेवल करते हैं। तो ये देश का नुकसान है, हमारा और आपका, और किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, पॉलिटिकल पार्टी ये क्यों नहीं सोचती कि अगर हम अच्छा करेंगे जी तो जनता हमें फिर वापस लाएगी, बुरा करेंगे तो वो हटाएगी। ये तो जनता के हाथ में है। लेकिन नुकसान हम किसका कर रहे हैं? हम अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। एक इंसान मरता है, कोई भारतीय मरता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का और किसी जात का, धर्म का नहीं मरता। पहले वो हिंदुस्तानी है, वो मारा जाता है। तो हम लोग, अब मैं इसी बात को बार बार ये कहता हूँ कि आखिर विल पावर थी तभी तो पंजाब प्रॉब्लम सॉल्व करना इतना आसान काम नहीं था। पाकिस्तान बॉर्डर पे है, स्मगलिंग के थ्रू वेपन भी आते थे और ड्रग्स भी आते थे। ड्रग्स आज भी आ रहे हैं। हम लोगों ने मिलिटेंसी को वहाँ ख़त्म किया। तो ये इच्छा शक्ति के ऊपर था, और इच्छा शक्ति अगर चाहे तो हर स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। सेंटर से जो मदद चाहिए वो ले। लेकिन हम लोग हर चीज़ में पॉलिटिक्स घुसाते हैं, जिसका नुकसान हर जगह हो रहा है। यहाँ क्या, और हमने ब्यूरोक्रेसी को भी पॉलिटिकल बना दिया है। ये मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ। ब्यूरोक्रेसी में जितने लोग हैं, चाहे वो किसी भी काडर के, किसी भी सर्विस के हों, सब लोग पॉलिटिसाइज हो चुके हैं। इनको दुरुस्त करने में हमारे प्रधानमंत्री को कई साल लगेंगे। ही विल नॉट बी गेटिंग करेक्ट एडवाइस। मैं आपको लिख के देता हूँ। दे ऑल्सो मस्ट बी गिविंग सम, वो टैक्टिकल एडवाइस देते होंगे जिसमें कि वो खुश भी रहें और इनकी जो है मंशा भी पूरी होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट गुड एज ऑन डेट। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि जब इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट की विल पावर दिखती है, ऑपरेशन ऑल आउट चलाने का जो फैसला गवर्नमेंट ने किया है, मतलब विल पावर तो तभी किया गया है। देखिए, मोदी जी की सरकार में डिसीजन सही हो रहे हैं। मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा कि वो जो भी, वो चूँकि मोदी जी की अपनी जो सोच है वो बड़ी साफ़ सुथरी है।
वो तो सही है, बाकी आगे क्या होगा ये गॉड नोस। अशोक जी, चलिए आपको आर.के. सिंह जी का साथ मिला कि भाई डिसीजन सही हो रहे हैं और लगता भी है कि भाई विल पावर है सरकार के अंदर, इसीलिए उन्होंने तुरंत फैसला किया कि भाई ऑल आउट ऑपरेशन ऑल आउट हम चलाएं, सफाया करें ऐसे तत्वों का जो निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं। लेकिन बात वही आती है कि ये फैसला कुछ जल्दबाजी में लिया हुआ नहीं दिखता है। देखिए ईश्वर जी, मुझे याद है मैं आपके चैनल पे बैठा था जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के काफिले पे नक्सलियों का हमला हुआ था, और उसमें कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता जी, जिसमें विद्याचरण शुक्ल भी थे, इनके प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, और जब ये हुआ था घटना तो ये दुष्यंत जी थे, और इन्होंने सीधे कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की बनती है कानून व्यवस्था, और ये स्टेट गवर्नमेंट फैल रही है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को इस्तीफा देना चाहिए। मैं आप ही के चैनल पे था, यही मित्र मेरे पास थे, और आज ये कहते हैं कि अगर हमने जल्दी कार्रवाई की तो जल्दबाजी है। मेरा एक कहना है, ये खून न कांग्रेस का है न भाजपा का है, ये जो भी खून बहेगा इस देश का है, और देश में जितना खून आगे रुक सकता है उसको रोकने का सरकार को प्रयास करना चाहिए। हम जहाँ भी हो सकता है, जिस स्तर पे भी हो सकता है, हम सख्ताई से इनसे काम लेंगे। और जब इससे सरकार बनी है, आपने देखा होगा होम मिनिस्टर खुद जाते हैं, मोटरसाइकिलों से जाना पड़े तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोटरसाइकिल से जाते हैं, और जहाँ पे भी ऐसी स्थिति आती है बिल्कुल एक्टिव होम मिनिस्टर दिखाई दे रहा है आपको, एक एक्टिव प्राइम मिनिस्टर दिखाई दे रहा है आपको, और एक एक्टिव डिफेंस मिनिस्टर दिखाई दे रहा है आपको। पिछली सरकार में, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन जब इन्होंने कहा तो मैं बता दूं कि पिछले सरकार में जो गृह मंत्री थे वो एक्शन से ज़्यादा वो अपने वस्त्र बदलने के लिए प्रचलित थे कि दिन में अगर 5 बार टीवी के सामने पिछली सरकार के बता रहा हूं, पिछली सरकार में थे जो भी इनके सरकार के लोग थे, वैसे तो प्रधानमंत्री बदलते हैं, लेकिन वो इस मामले में प्रधानमंत्री को तो कुछ लोग वो इस मामले में नहीं है। उनको उस समय जो गृह राज्य मंत्री थे इनके, वो ज़्यादा सक्रिय थे, और जो गृह मंत्री थे वो ज़्यादा निष्क्रिय थे। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा जाने से अच्छा है। बताना चाहूँगा कि टू बी कॉशन, एक वर्ड ऑफ कॉशन है, सी इन एनी गवर्नमेंट डिसीजन इज नॉट टेकन बाय द मिनिस्टर सिंपली, वो अकेले डिसीजन नहीं लेते, वो किसी के एडवाइस पे डिसीजन लेते हैं। और मैंने आपको पहले कहा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी करोडेड है आज की डेट में, उनमें ना तो रीढ़ का हड्डी है और न ही सोच सही है। आप उनकी एडवाइस पर हैं, नेचुरली आप डिपेंडेंट हैं उन पर, क्योंकि वो बैठे हैं उसमें, तो कहीं ना कहीं वो आपको डुबाएंगे ज़रूर। सो यू गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल, यू टेक ए डिसीजन, आप डिसीजन लें, सही है, लेकिन बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि वो लोग सही राय नहीं देने के लिए बैठे हैं, सही राय नहीं देते हैं, वो खुश करने के लिए बैठे हैं आपको। चलिए दुष्यंत जी से कमेंट लेते हैं। अशोक जी ने जो कहा कि भाई आपकी सरकार में जो मंत्री थे वो एक्टिव नहीं थे, एक्शन नहीं लेते थे, और कई मौक़ों पर ये बात दिखी भी, और गृह मंत्री जिनका उन्होंने जिक्र किया उन्हें इसीलिए जाना भी पड़ा। अब जो है प्रोएक्टिव सरकार है, होम मिनिस्टर एक्टिव है, प्राइम मिनिस्टर एक्टिव है, डिफेंस मिनिस्टर एक्टिव है। भाई साहब, अच्छा लगा कि डिस्कशन में आप लोगों ने वही बात कही जो बात मैं शुरुआत में 2 बार आपसे कही, वही बात डिसीजन में आई। अगर मैं उस बात पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा, वो तो आपने कहा कि प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, परिधानमंत्री भी हैं, तो जो बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो आसाम का मामला है, असम का जो मामला है, वो विशेष उसमें जो बात रही है वो यही रही है कि नेशनल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी खबर हमारे राष्ट्रीय सरकार को थी, और राष्ट्रीय सरकार उस मुद्दे को, ज़रा भाई साहब मुझे कहने दें प्लीज़, जो टूट जाता है, आप जो मेरी गलती हैं उन्हें बाद में ले लें सबको, उनको थी, और उसके बाद वो उसको पकाते रहे। उनको जब ये इलाका भी मालूम था कि यहाँ वार होगी, यहाँ सबको यहाँ ये वार कर सकते हैं या डाल सकते हैं, चोट पहुँचा सकते हैं, तो वो कम से कम आगाह करते या नेशनल मीडिया के थ्रू देश को खबर देते कि भाई यहाँ है, तो वो थोड़ा झिझकते, हेजिटेट होते। और जब वहाँ के बजाय दुष्यंत जी, मैं नहीं थोप रहा, मैं आपका इरिटेशन देख रहा हूँ, आपके फेस का इरिटेशन देख रहा हूँ, आप फिर विषय पे कवर कर रहे हैं। आपको अशोक जी यही है बेटा कि या तो अपनी कहोगे, दूसरे की सुनोगे नहीं। जरा सुन लीजिए ना, जब इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू आपको खबर थी तो आपने स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या मीडिया के थ्रू आपने देश को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? और जब आप वहां राजनीति करने पहुंच गए इलेक्शन से पहले, तो आपने तुरंत जाके सेना के लिए ऐलान कर दिया कि भाई आप सेना वहां भेजेंगे। मुझे इस बात से वो नहीं, आप एक्शन लीजिए, एक्शन लेना चाहिए। देश की सुरक्षा एजेंसियों को एक्शन लेना है, उनको सूचना देनी है और देश को सुरक्षित भी करना है।
आप 26 जनवरी का बहाना कर रहे हैं। अभी यही पैनल डिस्कशन में आया कि 26 जनवरी का देखिए, कोई लेना देना उससे है ही नहीं। नेशनल इतना बेबाक बात छब्बीस- आर के सिंह साहब ने कही कि अधिकारी लोग जो करते हैं वो भी उन्होंने साफ साफ कही। लेकिन एक बात तो बताइए कि क्या एकदम इतनी जल्दबाजी में आप आर्मी के हवाले अपने देश के लोगों को कर रहे ये हैं? दुष्यंत जी, तो क्या वो अच्छी बात है? दुष्यंत जी 15 और अगस्त पिछले 25 साल से ये सब हो रहा है। आप जो है वो उसका 26 समाधान भी हो जनवरी रहा है। को इसमें न मिलाइए। 26 जनवरी एक नेशनल फंक्शन होता है ऑल ओवर इंडिया। समझाइए आप, और 3 बार ये बोल चुके हैं। टेररिस्टों का एक टारगेट, आसान टारगेट वो हो जाता है वो कहीं कि भी उस पर डिस्टर्ब वो मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन वो रूटीन होता है वो ये जो है ये और जो एक- पंजाब की बात आई, पंजाब की बात आपने कहा मिलिटेंसी हमने खत्म की, हमने वहां आपने देखा हमारी पार्टी ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया उसके लिए, हमारा लीडर गया है। ठीक है, जो अच्छा काम करेगा उसको हाँ। कहने में कोई और बुराई है क्या? उसके बाद राजीव लोगोवाल समझौता वहां हुआ, और आज भी आप कह रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के कि आज भी ड्रग्स की तस्करी सीमा से हो रही है। दुष्यंत आप जी, कह रहे हैं चैनल के माध्यम से कह दुष्यंत रहे जी, हैं, आपको तो आप बता दूं, बताइए ना, अगर आप भिंडरा खाली वालों आप को मोटी किसने मोटी बढ़ावा बात दिया? करके आप आपने जब दूसरे में पंजाब अपने को वहां बैठ हम- जाते हैं, हम- और आप भिंडरा अपने वालों के को साथ बढ़ावा साथ दिया। आप जो है सही बात को मानते नहीं। दुष्यंत जी, आप इस इतिहास में हम नहीं सही जाएंगे। बात से अभी जोड़िए। अभी हम राजनीति असम मत की करिए, बात को कर रहे करिए, हैं। डिस्कशन में बुलाएं। सही बात कही है कि आज भी तस्करी हो तस्करी रही तो है। कितनी बेबाक बात उन्होंने कही ये है। तो सही बात है, आज हो रही है तो हो रही है। आप जिनकी बस बात सही करें है। उन्होंने पंजाब- अपनी लाइफ पंजाब को में- सेक्रीफाइस किया है। पंजाब सरकार इस बात को लेकर चिंतित है, बहुत ज़्यादा चिंतित है। कई बार हम लोगों ने भी खबरें दिखाई हैं कि पंजाब का नौजवान नशे की तरफ एक बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है और घर के घर वहाँ बर्बाद हो रहे हैं। मेरे पास एक बारह। इन्फॉर्मेशन थी भाई साहब पंजाब की, चलिए कि आर्मी ने वहाँ कैंप्स लगाए रिक्रूटमेंट के लिए, अभी हम तो सुदूर- उनको कोई अभी हम ऐसा सुदूर शरीर उत्तर नहीं की मिला, तरफ कोई चलते ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला, कोई ऐसा जवान नहीं मिला जो अल्कोहलिक ना हो। बोड़ो पर थोड़ा हम लोग अभी हम चलते हैं बोड़ो सुदूर उत्तर की तरफ चलते हैं। अभी तो पुष्परंजन जी, अशोक जी से हम बात करेंगे, दुष्यंत जी तो बात पॉलिटिकल हो जाएगी। आप बताइए कि आखिर जो पूरा मतलब सिर्फ ये असम का मामला नहीं है, असम के अलावा जहाँ जहाँ बोडो उसके आसपास के राज्यों में भी चल रहा है ये, तो ये क्या ऑल आउट का जो दायरा अभी रखा गया है, क्योंकि अभी तस्वीर साफ नहीं है कि कहाँ कहाँ चलाया जाएगा, सिर्फ असम में होगा या असम के आसपास जहाँ भी है वहाँ पर भी चलेगा? नहीं, ये जो ऑल आउट नाम रखा गया, बड़ा स्पेसिफिक नाम रखा गया, जो मैं समझ पा रहा हूँ। ऑल आउट जो ब्रांड है उसमें मच्छर मरता नहीं, बेहोश होकर गिर जाता है, आप गौर कीजिएगा। तो ये जो सोच रहे हैं कि हम पूरा आतंकवाद का पूर्वोत्तर से सफाया कर देंगे ऑल आउट ब्रांड से, मुझे शंका है। बलूचिस्तान की तरह आप एक संदेश देना चाहते हैं, देखिए जी हम भी मिलिट्री ऑपरेशन अपने सीमावर्ती इलाके में चला सकते हैं। एक संदेश तो ये देना चाहते हैं बाहर विदेश से। दूसरा ये कि ये आज से नहीं, 1987 से ये बोडो समस्या चल रही है, और 1996 में केंद्र में जिसकी भी सरकार थी उस समय 250 लोग मारे गए थे बोडो इलाके में। सबसे जो बड़ा संहार हुआ था 1996, उस समय में मिलिट्री वहाँ नहीं गई थी। बाद में कई तरह के समझौते वहाँ पर होते हैं। पिछले साल 2 साल पहले भी, 1.5 साल पहले भी कोकराझार में वो सब यही तो हुआ था, बिल्कुल बड़े पैमाने पर। तो कोकराझार में लगातार होता रहा। देखिए कोकराझार, ध्रुवी, बोंगाई गांव, बारपेटा, नलबारी, कामरूप, दरांग और सोनितपुर, ये 8 जिले हैं। इन 8 जिलों में ही बोडो आतंकवाद सक्रिय है, और इन 8 जिलों को लेके ही समझौता हुआ। वो तमाम जो समझौते हुए 20 फरवरी 1993 को होते हैं जी। बोडो स्वायत्त परिषद का गठन होता है, BSC का गठन होता है, उसकी अलग होमलैंड की मांग होती है, और उसी पे वो लोग स्टिक करते हैं कि आप यहाँ से हटाइए संथाल और बांग्लादेशी मुसलमान और जो भील आदिवासी हैं जो चाय बागानों में काम करते हैं या और भी कई सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं, वहाँ से हटाया जाए। दिक्कत क्या है कि राज्य सरकार या केंद्र में जो लोग सांसद वहाँ से चुन के आते हैं, वो लोग भी इनके माध्यम से, इन आतंकियों के माध्यम से, सिंह साहब तो ज़्यादा उस रूट को जानते होंगे, वहाँ जो सरकारी अफसर है उसका ही पैसा बंधा हुआ कि आपकी सैलरी से इतना % देना है आतंकवादियों को। एक सांसद यहाँ थे जिनकी लॉटरी एजेंसी चलती थी, कांग्रेस के बहुत नामी सांसद थे, मणि कुमार सुब्बा, आप खोल के नाम भी बता दूँ। नगा जो आतंकवादी थे उनको पैसे देते थे, वो डॉक्यूमेंट मिला, मैंने ही हिंदुस्तान टाइम्स में छापा था उसको। तो कई ऐसे नेता हैं सियासत में जो बैठे हुए हैं, आज नहीं कि भाजपा के लोग वहाँ पर पैसे नहीं देते हुए या उनका कुछ ऐसा कोई भी महकमा हो राजनीति का, उसका आतंकवाद के बगैर कोई भी पार्टी हो बिना उसके सपोर्ट के या बिना उनके, तो इस ऑल आउट के चला देने से आप ये सोचते हैं कि हमने एकदम सफाया कर दिया जी, हम यहाँ से बैठ के या भूटान बात करके हमने साफ कर दिया, नहीं। ये बिना, ये जल्दबाजी का नतीजा, एक प्लानिंग से चलना चाहिए। और कहाँ देश को बताइए कि अब कहाँ आपकी प्लानिंग क्या है और किस एरिया को कैसे करें। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई निर्दोष नहीं मारा जाए। बोडो के नाम पर पता चले कि आप ऑल आउट में आम आदमी का सफाया कर रहे हैं,
एक युवा भी मर रहा है उसमें, जो बोड़ो के नाम से मार रहे हैं आपसे। मैं आपसे बहुत दूर तक एग्री करता हूँ। देखिए, आसाम सिर्फ आसाम नहीं है, वहाँ 7 स्टेट है, 7 स्टेट में प्रॉब्लम है। हर जगह कुछ छोटे बड़े ग्रुप हैं जो एक्टिव हैं, और वहाँ का जो धंधा है, जो उन्होंने कहा, वो पैसा उगाही मेन है। इस बहाने वहाँ पैसे का कलेक्शन होता रहता है। आसाम में, नागालैंड में, सब जगह, मणिपुर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेमेंट करते हैं, अपने पे का इतना % वो हर महीने देते हैं। इस पे सरकार ने कभी कोई सोच नहीं डेवलप किया, क्या किया जाए, इसको कैसे रोका जाए। क्योंकि हर मिलिटेंसी, हर टेररिज्म का मेन जो ताकत है वो है मनी पावर, और मनी वहाँ के लोगों से। अगर आप मनी पावर का स्रोत बंद नहीं करेंगे तो वो मिलिटेंसी कभी ख़त्म नहीं होगी। जी, चलिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब अहम मसला है, संवेदनशील मसला है, और इसी मसले पर कांग्रेस के नेता अनीस दुर्रानी से हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने बात किया। ये सुनते हैं अनीस दुर्रानी का इस मामले में क्या कहना है। बोडो उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। पूरे मसले पे बातचीत के लिए मेरे साथ कांग्रेस से सीनियर लीडर हैं अनीस दुर्रानी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे, किस तरीके का रुख अपनाना चाहिए केंद्र सरकार को? देखिए, ये बोडोलैंड की समस्या कोई नई नहीं है। कुछ अरसे पहले, 1 साल पहले भी बोडोलैंड के लोगों ने आतंकवाद फैलाया था वहाँ पर, और बड़ी संख्या के अंदर वहाँ के जो असम के लोग हैं, कुछ उन पर हमला किया था उन्होंने, उसमें भी काफ़ी लोगों की हत्या हुई थी। तो बड़ा दुर्भाग्य है, और इसकी हमें निंदा करनी चाहिए कि भारतीय नागरिकों का, चाहे वो किसी भी धर्म के हों या किसी भी जाति के हों, और दूसरे भारतीयों के ज़रिए उनका शोषण नहीं होना चाहिए, और उनके खिलाफ़ हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर इसमें स्टेट के साथ मिलकर कार्रवाई इसमें करनी चाहिए। जो उनको स्टेट गवर्नमेंट को आवश्यकता हो सीआरपी की और दूसरी फोर्सेस की, वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। समय समय पे काफ़ी नरसंहार भी होता रहा है असम में, देखा जाए तो गृह मंत्री ने मुलाकात भी की है काफ़ी लोगों से। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप माना जाए, एक अच्छी पहल मानी जाए, या फिर बोडो जो है किस तरीके से इस समस्या का समाधान हो सकता है? आप कुछ बताइए इस बारे में। देखिए, बोडो ट्राइबल्स का समाधान तो किया गया था कांग्रेस के दौर के अंदर, और 4 ज़िलों के अंदर उनके अस्तर को माना गया था। और लेकिन ये कि वो अभी बोडोलैंड वालों, बोडो ट्राइबल्स की अपनी, वो असल में पूरे अपने तरीके से अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं, जो कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। और क्योंकि सभी गवर्नमेंट के लिए सभी जातियां, सभी समुदाय, सभी ट्राइब्स जो हैं वो बराबर होते हैं। ये जो लड़ाई अब जो हो रही है, ये भी बेसिकली ट्राइबल्स और ट्राइबल्स के बीच में हो रही है। तो इसको गवर्नमेंट को, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्तव्य बनता है उसमें, होम मिनिस्ट्री का, वो इसमें हस्तक्षेप करे, और वहाँ की गवर्नमेंट के साथ, असम में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके साथ मिलकर इस समस्या को हल करने की कोशिश करे। तो साफ तौर पे असम की जो गवर्नमेंट है उनके साथ मिलकर के इस मसले को सुलझाया जाना चाहिए। जिस तरीके से बोडो उग्रवादियों ने काफ़ी नरसंहार किया, इसे कहीं ना कहीं रोके जाने की बात की जा रही कांग्रेस की तरफ से। कैमरा पर्सन प्रदीप मावर के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। तो ये थे कांग्रेस के नेता अनीस दुर्रानी, जिनका कहना है कि भाई जो भी सरकार, केंद्र सरकार कर रही है, वो स्टेट गवर्नमेंट को विश्वास में लेके करना चाहिए। तो पुष्परंजन जी, तो एक सवाल जायज़ कांग्रेस की तरफ से उठता है कि भाई आपने फैसला किया, यूनिलेटरल फैसला किया, कम से कम इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई डिस्कशन करना चाहिए था। गृह मंत्री मुख्यमंत्री को बुला सकते थे, या गृह मंत्री खुद मिलने आते, उसमें डिसीजन होता तो ज़्यादा अच्छा होता, और उसमें फिर इसमें जो राजनीति की बू आती है वो शायद नहीं आती। एक सवाल तो बनता है, देखिए 1 साल वहाँ चुनाव के रह जाएंगे, 2016 में वहाँ चुनाव है, तो इस 1 साल के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट के बहाने ऑपरेशन कांग्रेस आउट का भी शुरू ना हो। हाँ, जो कि उनका मेन एजेंडा है। अमित शाह ने उस दिन बोला भी था, परसों जब रिजल्ट्स आ रहे थे, कि हम कांग्रेस मुक्त भारत की सपना जो है हमारा, वो लक्ष्य है हमारा, उसकी तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें भी कई जगह इनके पावर सीज किए जाएंगे कि आप एक्टिवेट नहीं हुए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, वो तमाम महकमा है जहाँ से गुजरते हुए बैलेट बॉक्स तक या ईवीएम मशीन तक उंगलियाँ पहुँचती हैं, तो पता चलेगा कि कुछ और ऑपरेशन। या फिर ये भी हो सकता है कि ये परसेप्शन बनाया जाएगा, देखिए 15 साल से तरुण गोगोई की सरकार चल रही है, ये कुछ नहीं कर पाए, और मोदी जी केंद्र में आए और उन्होंने एकदम बैठ के
एक अब आप रैंबो की देखिए तरह। 27 साल से ये समस्या, बोड़ो पे ही मैं केंद्रित होकर बात कर रहा हूँ। 27 साल से अगर बोड़ो समस्या है, बीच में 2003 में भी एक समझौता हुआ था जब सरकार यहाँ पर केंद्र वाजपेयी जी की में सरकार थी। वाजपेयी जी की सरकार थी। बोड़ो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट समझौता हुई थी, BATD इसका नाम है। उस समझौते के बाद भी अगर केंद्र सरकार ने इसका हल नहीं निकाला बोड़ो का, तो अक्षम तो आपके पूर्ववर्ती सरकारें भी रही हैं जी। आप सीधा सीधा कांग्रेस को ही ब्लेम करते हैं, तो ये भी थोड़ा लेकिन गलत वो हो फर्क जाता मुझे है। लगता है कि वो फर्क है कि वो NDA सरकार थी जी। और ये मोदी सरकार है। नहीं, क्यों अशोक जी ये फर्क है? देखिए अशोक जी, अब चूंकि आप अपना आंकलन निकालते हैं हर विषय को, और जहाँ तक पुष्परंजन जी कह रहे थे, ऑल आउट का मतलब ऐसे नहीं कि बेहोश हो जाना। ये जो खूनी खेल जो लोग खेल रहे हैं, जो एक खिलाड़ी बने हुए हैं, इनको ऑल आउट करना है, नंबर 1। नंबर 2, इस बात को कहते हैं ना, तो मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं है कि पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, या फिर या जो लोकल या जो वहाँ की यूपीए पार्टियां के जो होती हैं। सरकार है उनकी है, या 1-2 राज्यों में मान ले तो केरल वगैरह थोड़ा सा उधर पड़ता है, वो कम्युनिस्ट वामपंथियों की है। भाजपा की एक भी सरकार उधर नहीं है, नंबर 1। और जहाँ पे भी आज ये प्रॉब्लम है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम हो, चाहे ये पंजाब में प्रॉब्लम था, चाहे और जगह भी प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के या तो इन लोगों ने आंख बंद कर रखा था, मतलब या कुल मिला के आपका ये कहना ये मामला है कि था। साहब तमाम समस्याओं की जो जड़ है वो कांग्रेस है और उसका देखिए सफाया अब होना जरूरी हम है। इस बात को कहना नहीं चाहते हैं, आप अगर समझ रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो नक्सली संगठन हो, चाहे बोडो संगठन हो, चाहे उल्फा हो, चाहे बॉर्डर से संबंधित मामले हो, अब वो चीजें नहीं होंगी जो पहले हुआ करती थी। अब अगर हर देश में खून बहाने के लिए जो लोग आएंगे, उनके खून बचेंगे नहीं, उनको भी बहाए जाएंगे। आप क्या समझते ऐसा हैं ये इससे? तय मान लीजिए। देखिए साहब, ऐसा है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। अब वो सारी इन्फॉर्मेशन के अब पास कांग्रेस है, के उसके बारे में बाद मत भी ये बताइए। कुछ करने में सक्षम नहीं है, अक्षम रहे हैं, और फिर अब ऐसी स्थिति पैदा वहाँ कर हम रहे हैं, अक्षम जब रहे, भारतीय इसीलिए स्थिति आप सरकार से बाहर हो गए। देश में अपने ही लोगों में अगर ये लड़ाई की स्थिति पैदा करते हैं, मैं नहीं समझता कि सरकार का कोई अच्छा कदम है। अगर ये और इसमें उग्रवादी, ये एक अच्छी बात नक्सलवादी ये है और ये देश में आतंक मैं फैलाने इसको- वाले लोग मैं अगर इसको आपके हैं, civilized तो नहीं इनके मानता खिलाफ कि जब कार्रवाई कोई होगी। बोल रहा हो तो उसे नहीं, बोलना अगर नहीं ये चाहिए। कांग्रेस के लोग सबसे हैं पहले तो ये और मेहनत ये सीखिए आपके अपने हैं, आप जब तो इनके बोलते खिलाफ हैं तो कार्रवाई आपके होगी। बीच में कोई बोलता नहीं है, आप जब दूसरा नहीं, कोई बोलता है तो परेशान चलिए, होते चलिए, हैं। चलिए। ये आप जो क्या कश्मीर करेंगे? में अरे, है ना, जवाहरलाल नेहरू जी ऐसा कहते है, हैं, आप और जो जवाहरलाल पंजाब नेहरू में का कुछ भी नहीं है। डिटेन था, जो आप भिंडरावाला जिनकी बात डिटेन कर रहे हैं था, उनके वो आप आपकी देन थी, जो उनके आप पूर्वोत्तर में लेन के देन है, बराबर वो भी नहीं है कांग्रेस की जिनकी आप देन है। तुलना कर रहे और इन पे हैं। आप कार्रवाई किसकी होगी। बात कर रहे हैं? आप छोड़िए उस बात चलिए, को। चलिए, ठीक। इस बात का जो दुष्यंत जी, दुष्यंत जी। नहीं, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि जिस बात के लिए ये कह रहे हैं, जिन जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहे हैं, ये कुछ है उनके सामने? कुछ नहीं है। और फिर दूसरी बात, एक और जवाहरलाल नेहरू जिस के सामने सरकार तो सरदार पटेल भी नहीं थे, जवाहरलाल आपके नेहरू के पास सामने में तो आपके मदन मोहन पास मालवीय नहीं में थे, उनके पूरी सामने तो इंफॉर्मेशन है। महात्मा गांधी आप जी भी अगर नहीं थे, अपने देश उनके के सामने एक तो राज्य आप- को आप- आप अगर इतना- लड़ाई में इतना झोंकना पीछे चाहते हो मत तो जाइए। जवाहरलाल नेहरू के अरे सामने भैया, तो चुप तो हो जाइए। इसमें कोई था ही नहीं। अशोक जी, बात आप करते हैं। आप उतना पीछे मत जाइए। आप वहीं बोलिए जहाँ पे है, जितने हैं उतना ही हिसाब में बोलिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि आप उसी लेवल में बोलिए जिस लेवल अरे, जो वो हमें हम लेवल मुद्दे है। से आपका मुद्दे से लेवल मुद्दे नहीं से है। मुद्दे से आपसे भटक 4 रहे पीढ़ी ऊपर है हैं वो। और वक्त चर्चा को मैं खत्म आपसे करने की एक तरफ चल चुका है। आप आप जरा एक अपनी बार लेवल प्रश्न जरा देखिए दोबारा से भाई साहब दुष्यंत कर दें। जी। देखिए साहब, इनके संक्षेप बस की कुछ है तो है नहीं, कुछ दुष्यंत जी, संक्षेप डिलीवर तो में- कर नहीं बस पा रहे के नहीं है, हैं। आप- और उसके बाद अरे भाई दुष्यंत जी देखिए, उसके बाद अगर भाई नहीं आप लोग हाँ। सरकार से वो बाहर चलिए हो कुछ कर पा रहे हैं, वो नहीं कर चलो पा इनके रहे हैं, सरकार से लेकिन बाहर है बर्दाश्त तो- करिए। तो हमारा लेकिन- स्वाभिमान नहीं है क्या? तुम्हारी तरह है दुष्यंत क्या जी, हम लोग? दुष्यंत जी, तुम लोग दुष्यंत जी, बाहर रहे हो। बिल्कुल तुरंत पानी के चलिए मुझे लगता है मुझे- चलिए मुझे लगता है लोकतंत्र में जो भाई नहीं है, अशोक जी, बाहर अशोक रहे हो जी। आप लोग, उसकी शर्म करो कुछ। सुनिए, फिर ये सब मुझे कुछ लगता है करने- ये राजनीतिक बहस से इस मसला का हल नहीं होगा। संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा पुष्परंजन जी। मुझे जरा नहीं, अब प्रश्न आपका टाइम हो चुका, आपने बहस पे गवा दिया। क्या मतलब इसे किस तरह संजीदगी से कैसे लेना चाहिए, क्या इसका होना चाहिए, ये थोड़ा सा इस पर रोशनी इसमें बिना कोऑर्डिनेशन के हो नहीं सकता है। इसमें जो भी तंत्र हैं जो कि आतंकवाद को समाप्त करने वाले तंत्र हैं, उनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए थी, उसके हिसाब से चलना चाहिए। क्योंकि लोग भी अब उतर चले हैं, 6-7 संगठनों ने तो ऐलान कर दिया बंद का वहाँ पर। तो एक तस्वीर, फिर पूरे सूबे की तस्वीर दूसरी होगी। संगठनों का नाम लेना कोई हमारे दर्शक जानते होंगे जो भी संगठन है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके इस ऑपरेशन में कोई गलती ना हो जाए, निर्दोष लोग ना मारे जाएं। कोऑर्डिनेशन क्या है सरकार और राज्य सरकार के बीच, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, या आपके जो भी अगल बगल के जो राज्य हैं या फिर दूसरे देश हैं जो पड़ोसी देश हैं, सबका एक कोऑर्डिनेशन होके ही काम हो सकता है। ऑपरेशन आर.के. सिंह साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये बार बार जब भी कहीं सवाल उठता है, जम्मू कश्मीर का सवाल आप ले लीजिए, टेररिज्म के खिलाफ वहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं होता, BSF अलग रागरापति है, IBA अपना
आईबी की सूचना कुछ होती है और मिलिट्री कुछ करती है और लोकल पुलिस कुछ करती है। नक्सलवाद को लेकर के सवाल आता है, वहाँ फिर कोऑर्डिनेशन की कमी आती है। आखिर क्यों? और क्या आपको उम्मीद है कि ये जो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है इसके अंदर एक बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा? देखिए, क्या ये लोग पॉलिसी बनाते हैं, किस तरह आगे बढ़ते हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा। मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है पैसे का बंदरबांट। जी, जहाँ पर भी डिस्टर्बेंस होता है वहाँ सेंटर से बहुत पैसा जाता है। ये आज नहीं, ये लोग भेजेंगे या शुरू से होता रहा है। और उसका बंदरबांट बड़े खूबसूरत तरीके से होता है, जिसका किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं करता, जिसके कोई कंप्लेन नहीं करता। हेलीकॉप्टर में एक गवर्नर साहब गए थे उड़ के, वो कहाँ से उतना नोट उनके पास था भगवान जाने, वो जब क्रैश किया तो सारा नोट बिखर गया। तो इतना पैसा जाता है सेंटर से, उसकी खुलेआम बंदरबांट होती है हर स्टेट में। एक तो इनको रोकना पड़ेगा। देखिए, 3 ताकतें हैं जो इस तरह के फोर्सेस को ताकत देती हैं। एक है मनी पावर, दूसरा है बैरल का पावर, आर्म्स एमुनिशन, और तीसरा है मैन पावर। इनको जब तक आप ब्लॉक करने का स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। और इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। सभी मेहमानों का इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आज का न्यूज़ लाइन, जिसमें हमने चर्चा की ऑपरेशन ऑल आउट के बारे में, उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तो मुझे इजाज़त दीजिए, सोमवार को फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे और कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।